सर्ग 11। मैं मृतात्माओं के देश में पहुंचा और वहां टायरेसिया को मेष रक्त का अर्ध प्रदान कर मार्ग की रूपरेखा एवं विविध खतरों को ज्ञात किया। उसने थ्रिनेसी द्वीप में चरने वाली सूर्य की गायों को न छूने की चेतावनी विशेष रूप से दी। मेरी मृत माता मेरे साथ ट्रॉय के मैदान में लड़ने वाले योद्धाओं एवं प्राचीन पुरुषों की छायामयी आत्माएं मेरे सम्मुख आई। अगामेमनन ने बताया कि किस प्रकार वो अपनी पत्नी क्लाइटेमनस्त्रा के द्वारा, जो उसकी अनुपस्थिति में जार रखे हुए थी, अपनी पुत्री की बलि का प्रतिशोध लेने के लिए कत्ल कर दिया गया। अएस की आत्मा अपने क्रोध को अभी भी भूल नहीं सकी थी। उसने मौन मुंह को फेर लिया। एकिलेस की मृत्यु के बाद उसका कवच हमें दिया गया और शूर अएस ने इसे अपना अपमान समझकर क्रोध में आत्मघात कर लिया था। एकिलीज ने, जो एड़ी में पेरिस के रूप में अपोलो द्वारा संधारित बाण के लगने से मरा था, क्योंकि उसका शेष शरीर तो अभेद्य था, मुझसे युद्ध का शेष हाल पूछा। मैंने बताया कि उसके मरने पर छल द्वारा हमने ट्रॉय को नष्ट किया। समुद्र तट पर हमने काठ की विशाल अश्वमूर्ति, जिसमें मैं चुने योद्धाओं के साथ छिपा था, छोड़ दी और जलपोतों को हटाकर लौट जाने का स्वांग किया। मूर्ख ट्रोजन कीड़ा के हेतु उक्त अश्व को खींचकर अपने नगर के भीतर ले गए तथा आमोद प्रमोद से थककर गहरी निद्रा में सो गए। उस भयंकर रात्रि में हमने अश्व से निकलकर नगर का फाटक खोल दिया। हमारे जलपोत तब तक लौट आए थे। हमने सोते हुए शत्रुओं का क्रूरता पूर्वक संहार कर ट्रॉय को ध्वंस कर डाला। एकिलेस ये सुनकर प्रसन्न हुआ कि उसके पुत्र पिर्रस ने वृद्ध प्रायम एवं ट्रोजनों का क्रूरता पूर्वक संहार किया। सर्ग 12। टायरेसिया के बताए मार्ग के अनुसार फिर हमने यात्रा प्रारंभ की। फिर वहां से लौटकर हम सरसी के पास आए। उक्त अप्सरा ने हमारी आगे की यात्रा के बारे में हमें कुछ बताया। उसके बताने के अनुसार हमारा जलपोत प्रथमतः जल कन्याओं के द्वीप के पास से गुजरा। ये जल कन्याएं समुद्र के अंदर निकली चट्टानों पर बैठकर अति मोहक संगीत गाती है और नाविक उस संगीत पर मुग्ध होकर उनकी ओर खिंचे आते हैं। पर रास्ते में जल गर्भ की चट्टानों से टकरा उनके जहाज जल समाधि ले लेते हैं और वे इन सुंदरी छलनाओं के फेर में अपने प्राण गंवा बैठते हैं। मैंने पहले से ही अपने को जहाज के मस्तूल से कसकर बंधवा दिया था एवं नाविकों के कानों में मोम भर दिया था। मैं सुर की चोट खाकर जल में कूदने के लिए बेचैन हो उठा, पर शरीर तो बंधा था। इस खतरे को इस प्रकार पार करके दूसरे खतरे पर पहुंचे, जिसे सिला और चैरिबडिस का जलपथ कहते हैं। दूर से षटमुखी सरमा राक्षसी सिला की हल्की हल्की भूख सुनाई पड़ी। पास ही में चैरिबडिस का पातालगामी भयंकर खौलता हुआ जल आवृत था। दूसरी ओर दोनों के बीच में अति संकीर्ण मार्ग था। क्योंकि इस समय जलावर्त पातालगामी था, अतः हमने अपनी नौकाओं को दूसरे किनारे के समीप से ले जाना उचित समझा। हमारी नौकाएं तीर की तरह चली, फिर भी अपनी कंदरा से सिर निकालकर उस आसुरी कुतिया ने मेरे 6 साथियों को दबोच लिया। उनकी दर्द भरी कराह अब भी मेरे कानों में गूंजती है जब वो उन्हें चबा रही थी। आज तक कोई यहाँ से जाकर लौटा नहीं। फिर हम सूर्य के द्वीप में पहुंचे, जहाँ देवता की पवित्र गायें चर रही थी। वहां दुर्भाग्यवश दक्षिणी हवा ने महीनों हमें रोक लिया और भूख से पीड़ित होकर कुछ साथियों ने उनमें से कुछ गायों का भक्षण किया। सूर्य देवता अत्यंत क्रुद्ध हुए और देवराज को धमकी दी कि हम सुफला श्यामला धरती एवं स्वर्ग को प्रकाशित न करके पाताल गर्भ में जाकर रहने लगेंगे। देवराज जियस ने उनकी तुष्टि के लिए समुद्र में हम पर वज्रपात किया एवं हमारे सारे नाविक एवं जलपोत जलमग्न हो गए। मैं अकेला बहता बहता लहरों के धक्के खाने लगा। सवेरा हुआ तो देखता हूं कि फिर उसी सिला चैरिबडिस के मुंह पर हूं। मेरे प्राण सूख गए। चैरिबडिस की ओर बढ़ा। सौभाग्यवश एक अंजीर के पेड़ की शाखा पकड़ में आ गई।
मैं शाखा से चिपका रहा और मेरे हाथ का मस्तूल, जिसके सहारे तैर रहा था, चक्कर खाकर पाताल में चला गया। कुछ समय बाद पाताल से पानी ऊपर आने लगा, प्रत्यावर्तन के रूप में, और मेरा मस्तूल भी ऊपर आ गया। मस्तूल को पकड़कर पानी की उछाल के साथ मैं भी ऊपर उठा और उस ऊर्ध्व आवर्त के एक धक्के ने मुझे इसकी परिधि के बाहर फेंक दिया। फिर बहता बहता एक सुंदर रूप वाली डायन कैलिप्सो अप्सरा के द्वीप के पास लगा। वहां कुछ काल रहने पर देवताओं के आदेश से उक्त डायन द्वारा मुझे मुक्ति मिली। मैं बेड़ा बनाकर समुद्र में चला, परंतु वरुण क्रुद्ध था, अतः बेड़ा टूट गया। मैं बहते बहते अर्धचेतन अवस्था में इस तट पर आ गया। सर्ग 13। ओडेसियस की कथा को सुनकर उक्त आतिथेय राजा द्वारा उसकी यात्रा का प्रबंध ओडेसियस अपने देश को इतने दिनों बाद देखकर भी पहचान नहीं पाया। एथनी द्वारा सलाह एवं सहायता। सर्ग 14 से 18। ओडेसियस प्रथम अपने पशुपाल की झोपड़ी में रात भर अपने को अजनबी बताकर रहा। इसी समय मिनिलास के यहाँ से उसका पुत्र टेलमेकस भी लौटता है। तीनों में पहचान एवं तीनों द्वारा स्थिति पर विचार एवं दुष्ट ग्रीक कुमारों की हत्या की योजना। सवेरे ओडेसियस का भिखारी के रूप में अपने राजमहल में प्रवेश। सर्ग 19 और 20। बूढ़ी धाय ओडेसियस को पहचान जाती है। ओडेसियस का उसे चुप रहने का कड़ा आदेश। पिनिलोपी को भी कुछ ज्ञात नहीं। दुष्ट कुमारों के उत्पात एवं उनके द्वारा ओडेसियस का अपमान। सर्ग 21। एथनी द्वारा पिनिलोपी को स्वयंवर का सुझाव। ओडेसियस का विशाल धनुष जो चढ़ा सकेगा उसी का वो वरण करेगी। इस सुझाव को सुनकर अनेक कुमारों द्वारा धनुष चढ़ाने की चेष्टा, परंतु सभी असफल। ओडेसियस द्वारा भिखारी के रूप में सारी घटना का पर्यवेक्षण एवं धनुष की मांग। कुमारों ने तिरस्कार पूर्वक मजाक समझकर धनुष दे दिया। ओडेसियस ने अपने पुत्र को संकेत दिया। सर्ग 22। कपाट बंद कुमारों के शस्त्र टेलमेकस ने पहले से ही शांति भंग की आशंका का बहाना करके हटा लिए थे। सबका निर्दयता पूर्वक संहार। सर्ग 23। पति पत्नी की भेंट। पिनिलोपी ने अपने पति को पहचाना, दोनों का सस्नेह रुदन। सर्ग 24। दुष्ट कुमारी की आत्माएं अधयम लोक में। उनके संबंधियों द्वारा युद्ध की योजना। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था कि दवा एंथनी के भयंकर उद्घोष को सुनकर शत्रु त्रस्त हो गए। अंत में शांति एवं संधि। होमरीय कथा कौशल। हमने ऊपर दोनों महाकाव्यों का कथानक विश्लेषित किया है। इलियड का कथानक महज 50 दिनों का है। 10वें वर्ष के अंतिम 2 मास के अंदर की घटी घटनाएं। यदि कथानक कथा के आरंभ से प्रारंभ होता तो उस लीड़ा एवं हंस के संयोग से प्रारंभ होना चाहिए था, पर होमर कथा के अंतिम भाग को पकड़ता है। बीच बीच में वो पूर्व कथा का संकेत करता जाता है, वो भी एक क्रम से नहीं। ग्रीक श्रोता समाज को कथा पहले से ही ज्ञात है, इसी से उसे कोई कठिनाई नहीं ज्ञात होती। अन्यथा एक अनजान व्यक्ति को कथा का प्रथमांश तभी स्पष्ट होगा जब एक बार वो संपूर्ण काव्य का पठन कर जाए। इलियड के बारे में दूसरी बात ये ध्यान में रखने की है कि उसका विषय जैसा कि मंगलाचरण से स्पष्ट है, एकिलेस के क्रोध का गान है, जहां ये क्रोध अपनी चरम परिणति के बाद समाप्त होता है। उसके कुछ आगे तक, अर्थात इस क्रोध के प्रत्यक्ष फल पैट्राक्लस की मृत्यु एवं अप्रत्यक्ष फल हेक्टर की मृत्यु तक चलकर कथा समाप्त हो जाती है, पर एकिलेस की मृत्यु, ट्रॉय का ध्वंस आदि इस महाकाव्य में नहीं आते हैं। होमर अपने महाकाव्य में घोषित विजय पर बड़ी कढ़ाई से टू द पॉइंट स्थित रहता है, जरा भी इधर उधर नहीं जाता। इस घोर संयम का ही परिणाम है कथा या विषय की एकता, यूनिटी ऑफ एक्शन। प्रत्येक घटना समूची डिजाइन के अंदर कसी हुई आंगिक संगति के साथ बैठाई गई है। भारतीय महाकाव्यों में इसी एकता एवं संगति का अभाव है, एवं सारा ढांचा ढीली ढाली कथा व्यवस्था से पूर्ण है। वाल्मीकि रामायण का विषय है पोलस्थवध, पर उसमें अवान्तर घटनाएं बहुत ढीले सूत्रों से जुड़ी है। महाभारत में तो ये एकता बिल्कुल नहीं, वो तो विश्वकोश की शैली में लिखा गया है।
तुलसीदास के रामचरितमानस में अवश्य ये गठीली एकता एवं आंगिक संगति होमर की ही तरह मिलती है। जहां तक विषय की एकता एवं प्रभावान्विति यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन का प्रश्न है, तुलसीदास की समता कोई भी भारतीय कवि, चाहे वो कालिदास ही क्यों ना हो, नहीं कर सकता। ये बात यहाँ अभिधार्थ में लिखी जा रही है। होमर एकिलेस के क्रोध एवं उसके विकास का प्रतिफल एवं वर्णन 9 सर्गों में करता है और कथा को उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फलों तक ले जाकर समाप्त करता है। यदि वो आगे की घटना एकिलेस की मृत्यु एवं ट्रॉय ध्वंस तक वर्णित करने के प्रलोभन में पड़ता तो काव्य में वो कटी छटी गठीली ढांचागत एकता नहीं आ पाती, ढांचा या स्ट्रक्चर ढीला हो जाता। अरस्तु ने होमर की प्रतिभा की सराहना पोएटिक्स के उन अध्यायों में की है और होमर का ही अनुकरण का आदर्श बनाने की शिक्षा दी है, जहां वो 3 एकताओं देश, काल एवं विषय एवं प्रभावान्विति की चर्चा करता है। ग्रीक साहित्य में ढांचा, छंद या फॉर्म पर बहुत ही अधिक जोर दिया गया है। ये रूप विधान की ज्यामितिक संगति, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, उनकी मूर्ति कला, नाट्य कला आदि सभी के अंदर स्पष्ट है। उन्होंने छंद या ढांचे को भावानुभूति एवं अलंकार से कम महत्व नहीं दिया। होमर में ये प्रवृत्ति न केवल बीज रूप में विद्यमान है, बल्कि उसका सर्वोत्तम रूप होमर में ही मिलता है। इलियड में सारा एक्शन वृत्ताकार है, जहां से प्रारंभ होता है वहीं पर आकर समाप्त होता है। जिन संस्कारों ने ग्रीक ट्रेजेडी को ढांचा एवं भावभूमि प्रदान की, वे संस्कार ग्रीकों की जातीय निधि हैं और वे ही होमर की प्रतिभा में भी प्राण स्थापन करते हैं। इसी से होमर एवं कालांतर के ट्रेजेडी साहित्य में ढांचागत या स्ट्रक्चरल एवं भावगत इमोशनल समानता है। ग्रीक ट्रेजेडी के ढांचे का संयमन 3 तत्व, एक देश, एक काल एवं एक व्यापार या विषय करते हैं। इलियड में देश एक ही है, अर्थात सारी घटना ट्रॉय के महलों एवं सामने के समुद्र तट पर ही होती है। काल भी एक ही है, क्योंकि महाकाव्य का घटना सूत्र लगातार 50 दिन की अवधि का है, अर्थात काल का एक अनवरत अखंड रूप दिया गया है 10वें वर्ष के अंतिम 50 दिनों को पकड़कर। काव्य व्रत को 10 वर्षों की सतह पर ना फैलाकर वो 50 दिनों के अंदर ही समेट लेता है। व्यापार या विषय भी एक ही है। एकिलेस का क्रोध, उसका शमन एवं उपसंहार के रूप में उसका फल, बस यही महाकाव्य समाप्त हो जाता है। ओडेसी का विषय विस्तृत है। महाकाव्य का नायक ओडेसियस ट्रॉय युद्ध के बाद 10 वर्ष तक भटकता रहा। इस दशक के अंतिम भाग से इस महाकाव्य का भी प्रारंभ होता है। ढांचा ठीक इलियड जैसा है। इलियड के 50 दिनों की घटना में वर्तमान का ही प्राधान्य है। उन 50 दिनों में क्या घटित हुआ, इसी का वर्णन कवि का उद्देश्य है। पूर्व की घटनाएं राह चलती चर्चा सी कहीं कहीं आ जाती है, परंतु ओडेसी में ये बात नहीं। ओडेसी का विषय ही है ओडेसियस का दुखमय भ्रमण, अतः ये 10 वर्षों का भ्रमण वृत्तांत ही उसका उद्देश्य है। वो इलियड की तरह ही दशक के अंतिम छोर पर प्रारंभ अवश्य होता है, परंतु उसका उद्देश्य वर्तमान से अधिक अतीत से संबंधित है। इसलिए होमर आधुनिक फिल्मों का फ्लैशबैक टेक्निक का उपयोग करता है। महाकाव्य का आरंभ होता है 10वें वर्ष में, जब ओडेसियस अप्सरा कैलिप्सो के द्वीप से यात्रा शुरू करता है और उसका भग्न पोत डूब जाता है एवं वो नासिका के देश में बहकर लग जाता है। वहां के राजा को अपने 9 वर्षों की राम कहानी सर्ग 9 से 12 तक सुनाता है। पूर्व स्मृति तकनीक, फ्लैशबैक टेक्निक इसी 9वें से 12वें सर्गों में है, परंतु इस पूर्व स्मृति के गर्भ में भी अंतः पूर्व स्मृति है 11वें सर्ग में, जब वो एकिलेस को ट्रॉय युद्ध की कथा का शेषांश सुनाता है। ओडेसी का काल संगठन बड़ा ही पेचीदा है। वर्तमान के गर्भ में पूर्व एवं उस पूर्व के गर्भ में अंतः पूर्व निहित है। समूचे कालबद्ध यानी कि टाइम अरेंजमेंट को मुकुल पत्र बंध की संज्ञा दी जा सकती है।
कली में पंखुड़ियों की एक परत के अंदर दूसरी परत, दूसरी के अंदर तीसरी परत पड़ी रहती है। उसी भांति ओडेसी का काल बंध है। ये काल बंध द्विगुण पेचीदा इसलिए हो जाता है कि ओडेसी का देश एक नहीं है। ओडेसी का विषय है भयंकर समुद्र भ्रमण एवं गुहागमन। अतः व्यापार के केंद्र दो हो जाते हैं। एक तो है इथेका, जहां उसकी रानी पिनीलोपी उसकी प्रतीक्षा में बैठी है और उसके पुत्र कलत्र उसके शत्रुओं से घिरे हैं। दूसरा है ओडेसियस स्वयं एवं उसकी समुद्र सतह पर ही चलायमान स्थिति। इन दो देशों के घटनाओं का संचालन होता है महान सूत्रधार जियस द्वारा। देश की एकता न होने पर भी विषय या व्यापार की एकता उसी तरह कटी छटी रूप में विद्यमान है जिस तरह इलियड में कवि बड़ी सावधानी से एक घटना की परत में दूसरी घटना रखकर समूचे व्यापार की संगति एवं सुडौलता की रक्षा बड़ी धीरता से करता है। इलियड की विषय वस्तु सीमित है, इसी से ट्रेजेडी का पैटर्न बैठ गया। बड़ी सरलता से कार्य प्रभाव की एकता साध ली गई, परंतु ओडेसी का विषय विस्तृत है, ये उपन्यास की तरह है। फिर भी इतनी सावधानी से कार्य एवं प्रभाव की एकता संपादित की गई है कि आज के शैली प्रधान या रूप प्रधान उपन्यास भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। एक आदि कवि के लिए, एक प्रारंभकर्ता के लिए इतनी बड़ी कारीगरी आश्चर्य का ही विषय है। संक्षेप में इलियड का रूपायन फॉर्म ट्रेजेडी परक है एवं ओडेसी का उपन्यास परक। इतना होते हुए भी ओडेसी बहुत सी बातों में इलियड के समानांतर है। इलियड और ओडेसी दोनों काव्यों का आरंभ कथाकाल की अंतिम छोर पकड़कर होता है। दोनों का अंत भी प्रारंभ में घोषित विषय पर होता है। दोनों की गति रेखा वृत्ताकार है। दोनों में सर्गों की संख्या 24 है। इलियड के अंत में हेक्टर का निधन है तो ओडेसी में पाणी प्रार्थी राजकुमारों का। इलियड के अंत में एक शांत वातावरण कुछ काल के लिए ही सही उपस्थित हो जाता है, जिसमें दोनों पक्ष मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। ओडेसी में तो अंत में प्रिया मिलन एवं स्थायी शांति आ जाती है। दोनों महाकाव्यों के अंदर आए चरित्र एक ही पैमाने और सांचे में ढले ज्ञात होते हैं। एंथनी जिस कुटिलता और तत्परता से ग्रीक योद्धाओं की सहायता इलियड में करती है, उसी रूप में ओडेसी में भी पॉजिडॉन, वरुण दोनों में एक क्रूर एवं उज्जड़ देवता की तरह है। ओडेसियस दोनों महाकाव्यों में साहसी, वीर, क्रूर कर्मा एवं कुटिल रूप में चित्रित है। मेनिलास उस प्रकार धनी, उदार, हृदय योद्धा दोनों महाकाव्यों में है। बुद्धिमान वृद्ध नेस्टर का मित्र भी वही रहता है। यदि इन महाकाव्यों के रचयिता अलग अलग होते तो चरित्रों के चित्रण में फर्क अवश्य आ जाता। उदाहरण के लिए होमर का डायोमिडिल या अफ्रोदिति वर्जिल के डायोमिडीज या अफ्रोदिति वीनस से बिल्कुल अलग है। कथानक एवं चरित्रों का समान पैटर्न बताता है कि दोनों काव्य एक ही व्यक्ति की प्रतिभा से निसृत है।